financial institution is called? Which financial institution is called as bank? Board is visible. जो Yes. लोगों को मनी हाँ, जो लोगों को मनी लेंड करते हैं, जो लोगों को मनी लेंड करते हैं, ठीक है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग बैंक बोलते हैं. Who lends money to the public? और किसी हम बैंक बोलते हैं, और किसी को बोलते हैं बैंक हम लोग. बोलो बच्चों, और किसी को बैंक बोलते हैं. See, a loan lending doesn't mean that the financial institution is a bank. अगर तुम कहो कि सिर्फ एक लेंडिंग बेसिस पे ये कह रहे हो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग बैंक बोल सकते हैं, दिस इज रॉन्ग. ये नहीं होता कि लेंडिंग फंक्शन पे इट डज नॉट एक्सेप्ट द मनी. अगर तुम लेंड कर रहे हो तो जो भी इंस्टीट्यूशंस जो लेंड कर रही है, सिर्फ लेंडिंग के बेसिस पे भी कैन नॉट से दिस कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कंसीडर्ड एज अ बैंक. The financial institution will be considered as a bank only when it performs the two functions. First is accepts the deposits from the public and advancing loan to the public. तो दो फंक्शंस है बच्चों. अगर ये दो फंक्शंस कोई भी इंस्टीट्यूशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करता है, मींस वो लेंडिंग भी कर रहे हैं, राइट, और वो एक्सेप्टिंग भी कर रहे हैं, वो लोन को, हमारे डिपॉजिट को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओनली दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज अ बैंक. दोनों को एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. मान लो कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जो तुम्हारा क्या करता है, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट का काम कर रहा है. Who left the class? नवनीत. हाँ बच्चों, कोई ऐसा एग्जांपल दो जो सिर्फ मनी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन लोन नहीं देते. तुम ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे तुम डिपॉजिट तो कर सकते हो बट यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ लोन फ्रॉम देयर? इट इज पोस्ट ऑफिस. सो यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस, लेकिन लोन एडवांस नहीं करते. तो पोस्ट ऑफिस को भी हम लोग बैंक कंसिडर नहीं करेंगे. ओनली that financial institution will be considered as a bank which accepts the deposit and advances the loan to the public. Clear बच्चों? Yes, ma'am. Right, now we have two type of banks. First is your commercial bank and second is central bank. We have two type of banks. First is commercial bank and second is central bank. In today's class, we will discuss commercial bank only. Commercial bank. So what is commercial bank? Commercial bank is a financial institution who performs the following functions.
कौन से हैं वो दो फंक्शंस सृष्टि? सृष्टि, व्हाट आर द टू फंक्शंस? Accept the deposits and lend. हाँ, accepts the deposits and advances The loan. मैं भी आप लोगों को चैप्टर की नोट कर दूंगी, so don't write anything. Understand the topic. Right? तो कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, एडवांस करता है लोन एंड एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट. So those banks who perform the two functions, they are called as commercial bank, right? Commercial bank बच्चों क्या करता है? Commercial bank में क्या करना है? Who is unmuted? तुष्टि, से बेटा. अब देखो बच्चों, कमर्शियल बैंक क्या करता है? इस चैप्टर में यू विल लर्न बैंक क्रिएट्स मनी, बैंक क्रिएट्स इट्स प्रॉफिट, बैंक क्रिएट्स इट्स इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक. तो जितने भी लोग डिपॉजिट करते हैं उसी डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक अपनी इनकम जनरेट करते हैं. ये इनकम कैसे जनरेट करते हैं? ये है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक ने क्या किया? एक्सेप्ट किया डिपॉजिट को. जब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है तो वो इंटरेस्ट पे करता है, पेज इंटरेस्ट. ठीक है, किसको करता है? टू द पब्लिक. नाउ द सेकंड फंक्शन इज कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन. कमर्शियल बैंक क्या करता है? हमारा ही पैसा जो जितना पब्लिक ने क्या किया होता है, यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है बैंक्स के पास, इसी पैसे से कुछ पैसा रिजर्व करके बाकी का पैसा एज अ लोन प्रोवाइड कर देते हैं. मान लो एक बैंक के अंदर इनिशियल डिपॉजिट है 1 लाख का. ठीक है, 1 लाख में से 10,000 कमर्शियल बैंक ने क्या किया? रिजर्व किया, और बाकी का जो 90,000 था वो एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया. तो जब वो 90,000 लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस एडवांसेस लोन, किसी को भी कर सकते हैं. ए बी सी डी का डिपॉजिट है इस बैंक के अंदर, बट इसका जो डिपॉजिट है वो उन्होंने पीक्यूआर को लोन एडवांस कर दिया कमर्शियल बैंक. तो जब वो लोन एडवांस करते हैं तो वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं. किससे रिसीव करते हैं? पब्लिक से. बट ये इंटरेस्ट जो होता है, इट्स रेट इज हाई एंड द पेड अमाउंट इंटरेस्ट इज लेस. ठीक है, जब वो लोन एडवांस करते हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कमर्शियल बैंक, और जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत नॉमिनल रेट का होता है, तो वो कम होता है. अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया, मान लो इंटरेस्ट रिसीव था 10% और इंटरेस्ट जो पे किया वो था 2%. तो ये जो डिफरेंस है, this 8% difference is the profit of the commercial bank. So in this way, commercial bank generates their income, their profit, their revenue. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt बच्चों? अभी ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि कमर्शियल बैंक ये लोन एक्सेप्टेंस और ये लोन एडवांसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से किस तरह से इनकम जनरेट करते हैं. आगे फर्दर इसके एडवांस टॉपिक भी आएंगे. तो दिस इज ओनली द बेसिक टॉपिक, राइट? चलें आगे. क्लियर है बच्चों सबको? नो डाउट? Yes, ma'am. ओके. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब कमर्शियल बैंक जो फंक्शंस को परफॉर्म करता है उन फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक मेनली 2 टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है.
functions of commercial bank. So it always performs two type of functions. First is primary function and second is secondary function. प्राइमरी फंक्शन वही दो फंक्शंस हैं जो हमने अभी किए, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एडवांसेस द लोन. ठीक है, these two functions are considered as the primary function of commercial bank. secondary function डिटेल में बाद में करते हैं. although secondary functions जो है ना, they have been deleted from the course, but still we will discuss them क्योंकि इससे तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज एनहांस होती है. फर्दर तो टॉपिक तुमने करने ही है, तो सेकेंडरी फंक्शंस भी मैं बताऊंगी जरूर. we'll discuss them, but let's do primary function first. यहाँ पे है accepts the deposit. अब ये डिपॉजिट की जो एक्सेप्टेंस है ये किस किस फॉर्म में होती है? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स अ डिपॉजिट इन हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी फॉर्म्स? किस फॉर्म में कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को? एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट. बच्चा तुम लोगों को पता है कमर्शियल बैंक किस किस टाइप पे हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? बोलो, पता है किसी को? Yes or no? Okay, no one knows the answer. First is current account deposit. Second is sorry, saving account deposit. And third is fixed deposit account. There is one more, that is the variant of fixed deposit only, recurring deposit, RD. So these are the four forms. In these forms, commercial bank accepts the deposit from the public. Right, bachcho? Just read them. First is current account deposit. You all must be familiar with the terms. Current account deposit, saving account deposit, fixed deposit account, recurring deposit account. See, what is current account deposit? What is current account? बोलो, क्या होता है current account? पता है किसी को current account क्या होता है? Although I have discussed this. Ma'am, these accounts are used by businessmen. These accounts are used as businessman. What else for you? हम विड्रॉ करवा सकते हैं किसी भी वक्त और इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, कितनी भी अमाउंट निकलवा सकते हैं. Okay, good रिया. बच्चों करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है? करंट अकाउंट डिपॉजिट इट इज मेनली ओपन बाय द बिजनेसमैन. इसके यूजर्स कौन होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो बिजनेसमैन जिनकी ट्रांजैक्शंस डे टू डे काफी सारी होती हैं, लैक्स में होती हैं, और जिनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए विड्रॉल पे, तो वो हमेशा बिजनेसमैन यूज्ड टू हैव करंट अकाउंट विद द बैंक. राइट नाउ करंट अकाउंट डिपॉजिट बेसिकली है जहां पे कोई भी बिजनेसमैन विड्रॉ कर सकता है अमाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. इट कैन बी पेड थ्रू चेक्स. मतलब आज तो हम चेक्स में भी दे देते हैं अमाउंट, तो बिजनेसमैन मोस्टली ये करते हैं कि जितना अमाउंट दिया जाए ना चेक्स में दिया जाए, बिकॉज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, सो दे यूज टू इशू
they used to withdraw the amount by check only, right? तो current account deposit क्या है? These are payable on demand and can be withdrawn through checks without any restriction. यहाँ पे restriction नहीं होती है, ठीक है? करंट अकाउंट डिपॉजिट समझ आ गया? पेबल ऑन डिमांड एंड कैन बी विड्रॉन थ्रू चेक्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. अब सेविंग अकाउंट क्या होता है? जितने भी कंज्यूमर्स है, मींस जनरल कंज्यूमर्स है, दे ऑल हैव सेविंग अकाउंट विद द बैंक्स. अब मेरा है, तुम्हारा है, मतलब बिजनेसमैन को छोड़ के जो मोस्टली यूजर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं, उन सबका अकाउंट कौन सा होता है? बैंक के साथ सेविंग अकाउंट होता है. तो ये सेविंग अकाउंट में ये भी पेबल ऑन डिमांड होता है, लेकिन यहाँ पे भी हम चेक्स के थ्रू ही विड्रॉ करते हैं, बट इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, लिमिट होती है. अब तुम्हें भी पता है कि अगर हम थ्रू एटीएम भी मनी विड्रॉ करते हैं, एटीएम कार्ड, तो आई थिंक 25,000 रहती है लिमिट. द मिनिमम लिमिट इज 25,000. इससे ज्यादा आप वन डे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो. कई लोगों की क्रेडिट लिमिट एनहांस की होती है तो वो ज्यादा कर सकते हैं, बट मोस्टली जितने यूजर्स होते हैं वो 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. तो सेविंग अकाउंट जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उन सबका सेविंग अकाउंट ही होता है बैंक के पास. करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन का होता है. इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है कि कुछ रिपीट करना है? बोलो. यस मैम, क्लियर है. अब जो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट आता है, ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इसे तुम कभी भी चेक्स के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते. सो दीज आर द फिक्स डिपॉजिट. मतलब हमने क्या किया, अपने अकाउंट में से 5 लाख एक लमसम अमाउंट है, ये लमसम अमाउंट हमने लॉक कर दिया. We have locked this amount with the bank, let us assume for 2 years. तो यहाँ पे एक लॉकिंग पीरियड होता है, एक मेच्योरिटी पीरियड होता है. जब तक ये मेच्योरिटी पीरियड नहीं आएगा तुम ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफडीज भी बोलते हैं. अगर तुमने घर में सुना होगा पेरेंट्स से, तो मोस्टली लोगों की एफडीज होती है बैंक में. पहले तो जो बैंक वाले है ना, एफडीज पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट देते थे. मींस 8%, 9% ईयर का, 10% भी था. अब तो बहुत कम हो गया है. इट इज मोस्टली नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पे 3%, कुछ 3% दे रहे हैं, कुछ 3.5 दे रहे हैं. तो डिफरेंट बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट, बोथ द बैंक्स हैव डिफरेंट रेट फॉर एफडीज. तो अब तो बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट रह गया है, बट अर्लियर वो 10% तक था इंटरेस्ट, राइट? तो फिक्स डिपॉजिट लॉकिंग पीरियड के लिए होती है. आपका पैसा ना वो लॉक हो जाता है आपके अकाउंट से. अगर मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख है, आपने कहा 5 लाख की एफडी कर दो 2 साल के लिए. 2 साल तक आप 5 लाख को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अमाउंट लॉक कर दिया गया बाय द बैंक, एंड ऑन दैट अमाउंट फॉर 2 इयर्स यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. क्लियर है? अब करंट अकाउंट डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट. इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता बैंक. सेविंग पे इंटरेस्ट देता है, लेकिन लेस देन फिक्स्ड डिपॉजिट. और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई रहता है. अच्छा, एक रह गया रेकरिंग डिपॉजिट. रेकरिंग डिपॉजिट इज बेसिकली इट इज अ वेरिएंट ऑफ एफडी. एफडी का ही वेरिएंट है. एफडी में हम लोग एक लमसम अमाउंट को लॉक कर देते हैं. रेकरिंग में क्या होता है, ये ही अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स पे जाता है. लाइक आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय बैंक दैट प्लीज विथड्रॉ 5,000 फ्रॉम माय बैंक एवरी मंथ. तो वो 5,000 की इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली जैसे अकाउंट में, लाइक आई हैव मेंशन डेट है कि 10th को आपने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपीज विथड्रॉ करने हैं. तो बैंक क्या करता है, जैसी 10th आएगी ऑटोमेटिकली 5,000 मेरे अकाउंट से विथड्रॉ हो जाएगा और वो आरडी में चला जाता है. रेकरिंग डिपॉजिट ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड होता है. एवरी मंथ आई हैव टू पे दिस, एंड
जो एफडी होता है वो लमसम रहता है, वन टाइम की इंस्ट्रक्शंस दी और वो लॉक हो जाता है अमाउंट। रेकरिंग का अमाउंट भी लॉक हो जाता है, आपके बैलेंस में आपको रेकरिंग वाला 5000 शो नहीं किया जाता, हाँ लेकिन रेकरिंग का बैलेंस देखोगे तो उसमें जरूर अमाउंट हो जाता है। इस रेकरिंग डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, बट इसका इंटरेस्ट एफडी से क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी पे ही मिलता है। याद रखना अगर कोई एमसीक्यू आता है तो एफडी डिपॉजिट्स विल गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन एनी अदर अकाउंट। क्लियर है बच्चों? व्हाट इज आरडी, व्हाट इज एफडी? मैम आरडी रिपीट करना। आरडी रिपीट कर देती हूँ सांची। सांची देखो, लेट अस सपोज my salary is 50,000, right? Now this amount is already credited to my bank account. अब मैंने I have given instructions to my bank कि जब भी मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको ना आरडी के लिए डेट भी देनी पड़ती है, 10th को, 12th को, 15th को, जो भी डेट आपने रखी है। तो मान लो मैंने 10th की डेट सेलेक्ट की कि एवरी 10th तक, मतलब आई सपोज कि 7th तक मेरी सैलरी आ जाती है, तो आपको 10th तक क्या करना है, विड्रॉ करना है। बैंक क्या करता है, आपके इसी अमाउंट में से 5000 डिडक्ट कर देगा, तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो होगा ना वो 45,000 का होगा। लेकिन जब तुम रेकरिंग का स्टेटस चेक करोगे, रेकरिंग डिपॉजिट का, तो वहां पे ये 5,000 क्रेडिट दिखा रहा होगा आपको। अब ये हर महीने, मान लो मैंने रेकरिंग करवाई 1 साल के लिए या 10 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए, जो भी है, तो जितना भी टाइम पीरियड के लिए मैंने रेकरिंग करवाई है उतने टाइम तक बैंक ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से ये पैसा डेबिट मारता रहेगा और उसको रेकरिंग में डालता रहेगा, और रेकरिंग के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। यहां तक समझ आया सांची? यस मैम। तो बच्चे जो तुम्हारा रेकरिंग का अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो मैंने 10 मंथ्स की रेकरिंग इंस्टॉलमेंट करवाई है, तो 10 मंथ्स तक वो हर महीने मेरे अकाउंट से 5,000 डिडक्ट करेगा बैंक, और अगर मैं उसे ऑटो रिन्यूअल में डाल दूंगी कि इसको दोबारा फर्दर कंटिन्यू कर दो 10 मंथ्स के लिए, तो वो फर्दर चलता रहेगा। बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं ये रेकरिंग वाला काम, क्यों करते हैं, सेविंग के लिए, कि मान लो हमें पता होता है कि भाई जितने पैसे आए वो सारे खर्च हो ही जाने हैं, तो बैंक ने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि आप अपने अमाउंट को सेव कर सकते हो। हमें पता है 5,000 निकल रहा है बैंक में से, बट वी नो दैट इट इज आवर सेविंग मनी, जहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक के थ्रू। और जब भी अब तुम लगा के चलो 10 महीने के अंदर 50,000 इकट्ठा हो गया, वैसे हम 50,000 अगर सेव करने के लिए सोचे अपनी इनकम में से, तो समटाइम्स बहुत हर्डल्स आते हैं कि नहीं पैसे है उड़ा दो। तो ये एक सेविंग अपॉर्चुनिटी है जो हमें बैंक ने प्रोवाइड की हुई है कि हम आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे और आप रेकरिंग में अपना डिपॉजिट डालते रहो। तो रेकरिंग इंस्टॉलमेंट भी होती है, एफडी लमसम होती है, यही फर्क है। दोनों का लॉकिंग पीरियड रहता है, दोनों का अमाउंट लॉक हो जाता है, मैच्योरिटी पे ही इसे विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यस मैम। So current account, these are used by the businessman, these are used by the households, these are also used by the household. businessman भी FDs कर लेते हैं sometime, और रेकरिंग का भी यही है, हाउसहोल्ड ज्यादा यूज करते हैं इसे। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग पे मिलता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एफडी से कम मिलता है। एफडी पे सबसे हाई रेट होता है और सेविंग से हाई रेट होता है रेकरिंग का इंटरेस्ट का, लेकिन एफडी से कम होता है। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो एफडी से तो कम होता है लेकिन सेविंग से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। करंट अकाउंट डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जितना मर्जी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। सेविंग पे रिस्ट्रिक्शन होती है, और फिक्स को तो आप टच ही नहीं कर सकते हो, ना आरडी को छेड़ सकते हो ना एफडी को छेड़ सकते हो, अनटिल अनलेस यू लिक्विडेट योर डिपॉजिट्स। अगर तुम अपने डिपॉजिट्स को लिक्विडेट का ऑप्शन देते हो कि भाई हमें अपनी रेकरिंग जो है, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो है, बिफोर मेच्योरिटी पीरियड लिक्विडेट करना है, मतलब ब्रेक करना है। 2 साल के लिए तुमने एफडी की, 1.5 साल में ही कह रहे हो नहीं नहीं हमें पैसे चाहिए, तो वी वांट टू लिक्विडेट इट,
तब तुम उसे लिक्विडेट कर सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है. सो यू विल गेट द इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड, ओनली फॉर द लॉकिंग पीरियड, राइट. एक मिनट, सॉरी, ऐसे ही लिखा था. क्लियर है बच्चों? तो these are the three types, four types we can say in which bank accepts deposit from the public. कोई रिपीट करना है बच्चों? क्लियर है? नो मैम, क्लियर है सब. ओके यस मैम. ओके, गुड बच्चों. Now in the same way we have some forms in which bank advances loan to the public. Second function of the bank is advancement of loan. Now this could be done in again three ways. First is your cash credit. Second is demand credit. And third is short-term loans. एक बार रीड कर लो बच्चों इसे. कर लिया? देखो, अब है हमारे पास कैश क्रेडिट में एडवांस करता है, डिमांड क्रेडिट में या शॉर्ट टर्म लोन में. अब बैंक लोन किस किस फॉर्म में देता है? सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट. ये कैश क्रेडिट पहले एक्सप्लेन करती हूँ. सुनो बच्चों, कैश क्रेडिट होता क्या है? ये ना एक क्रेडिट लिमिट है जो कि बैंक में सैंक्शन की हुई है. मींस एक लिमिट है. अगर किसी भी पर्सन को ये वाला लोन चाहिए तो इन दैट केस उसे कुछ सिक्योरिटीज बैंक को देनी पड़ती है. समझ आया? मतलब एज अ मॉर्गेज कैश क्रेडिट के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है. मान लो एक प्रोड्यूसर है जिसे कैश क्रेडिट चाहिए, तो कैश क्रेडिट के लिए बैंक ने ना एक लिमिट रखी हुई है. दिस इज अ क्रेडिट लिमिट sanctioned up to which the user may withdraw from the bank on given security. मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी गोल्ड बैंगल्स रख दी. ठीक है, गोल्ड बैंगल्स रखने पे अगर मैंने 2 लाख की बैंगल्स रखी है, गोल्ड बैंगल्स, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ लोन, ये नहीं कि पूरा पूरा 2 लाख मिल जाएगा, कुछ अमाउंट वो डिडक्ट करते हैं. तो मान लो उन्होंने मुझे 1.5 लाख का लोन दे दिया. ठीक है, 1.5 लाख का लोन दिया, तो मैंने एज अ सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज अपनी गोल्ड बैंगल्स जो है वो बैंक के पास रखी थी. समझ आया कैश क्रेडिट क्या होता है? कि आपको सिंपल ऐसे ही नहीं लोन मिलता है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उसमें भी उनको लिमिट होती है कि आपको 2 लाख से ऊपर तक का लोन नहीं मिल सकता. क्लियर है बच्चों व्हाट इज कैश क्रेडिट? मैम एक बारी वापस समझाना. हाँ बेटा, देखो कैश क्रेडिट क्या होता है. सांची, अगर तुम बैंक वालों को जाके कहोगे कि मुझे कैश क्रेडिट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे और तुम्हें उन्होंने एक लिमिट प्रोवाइड कर दी कि हमारे बैंक के अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर बनता है, कुछ ना स्कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, स्कोरिंग करते हैं कस्टमर की. तो स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 2 लाख का लोन मिल सकता है, इससे ज्यादा का लोन नहीं मिल सकता. तो ये 2 लाख के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. अब चाहे तुम शेयर्स दो, डिबेंचर्स दो, या फिर कोई वैसी सिक्योरिटी दो, या फिर कोई एसेट दो अपना. तो बैंक को एज अ मॉर्गेज तुम्हें कुछ ना कुछ एज एन एसेट प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, मैंने सपोज किया था कि अगर मैं बैंक से कैश क्रेडिट ले रही हूँ, तो मैंने अपनी गोल्ड बैंगल्स बैंक को दे दी एज ए सिक्योरिटी. अब गोल्ड बैंगल्स की वैल्यू जो एक्चुअल वो है 2 लाख,
लेकिन बैंक वाले कभी भी पूरे 2 लाख पे गोल्ड नहीं लोन नहीं देंगे, वो कुछ अमाउंट रखते हैं, मार्जिन रख के चलते हैं। तो उस मार्जिन के लिए वो मान लो मुझे 2 लाख पे, वो कहते हैं आपको 1.5 लाख का ही लोन मिल सकता है, इससे ज्यादा का लोन नहीं मिल सकता। तो दिस इज कैश क्रेडिट, जहां पे आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ लिमिट होती है, जितना आप अमाउंट मांगो उतने का लोन नहीं। अगर आपको जी मुझे तो 2 करोड़ का लोन चाहिए, जो चाहते ही लोन सैंक्शन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। एक लिमिट है, बैंक आपका स्कोर चेक करता है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग वो आपको लोन की क्रेडिट लिमिट बताता है आपकी। क्लियर है बेटा? यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज डिमांड क्रेडिट। डिमांड क्रेडिट वो उधार जो डिमांड पे है। दिस अमाउंट कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक ऑन डिमांड। बच्चों, बैंक ये लोन प्रोवाइड करता है और वो इसे कभी भी वापस मंगवा सकता है। अब देखो ये होता क्या है, तुमने शेयर मार्केट सुना है? थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। शेयर मार्केट सुना है बच्चे? शेयर मार्केट, एवरीवन इज अवेयर विद द Yes, टॉपिक शेयर। ma'am. यस मैम। तो शेयर मार्केट में ना कुछ ब्रोकर्स बैठे हो। शेयर मार्केट में वी हैव ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता लगता है ना कि किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो अप जाने वाली है, तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को खुद परचेज कर लेते हैं, फिर वो आगे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बांटते रहते हैं। लेकिन पहले ना वो बल्क में खुद परचेज कर लेते हैं हमसे। तो जब वो परचेज कर रहे हैं ना इतने शेयर्स, उन्हें क्या चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसा उन्हें कौन प्रोवाइड करता है, हमारे अंडरराइटर्स बैंक। बैंक का होता है एज ए अंडरराइटर भी बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बैंक इन ब्रोकर्स के लिए कौन होते हैं, इनके अंडरराइटर्स। दिस टॉपिक इज एक्चुअली द डिटेल टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज। सो अब ये ब्रोकर्स अपने बैंक को हमेशा क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं दैट वी नीड मनी, वी हैव टू बाय शेयर्स ऑफ ब्ला ब्ला कंपनी एंड वी नीड 10 lakhs, वी नीड 5 lakhs। तो जो भी अमाउंट होता है, बैंक क्या करता है एज एन अंडरराइटर इमीडिएटली ये अमाउंट इन्हें प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैंक को पता है कि शेयर मार्केट में जो ब्रोकर्स बैठे होते हैं ना, वो सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, दे हैव राइट। वो क्या करते हैं, बैंक को अप्रोच करते हैं, ये पैसा ले लेते हैं, ठीक है। और इनका ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, ये 2 दिन के लिए लेंगे, 3 दिन के लिए लेंगे, या फिर हफ्ते के लिए लेंगे, मैक्सिमम 1 वीक के लिए अमाउंट लेते हैं। बैंक क्या करती है, जैसे ही बैंक को रिक्वायरमेंट होती है ना, बैंक इन्हें इंस्ट्रक्शन देती है, बैंक कैन रीकॉल, बैंक अपना पैसा वापस मंगवा सकते हैं ऑन डिमांड। बैंक ने बोला कि मुझे कल तक पैसे चाहिए, तो ब्रोकर को ये पैसा उसे वापस करना पड़ेगा। ब्रोकर ये इसलिए लेता है क्योंकि जितने भी फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उसको कभी पैसे कम पड़ रहे हैं, कभी ज्यादा आ गए, उन फ्लक्चुएशन उन फ्लक्चुएशंस के साथ डील करने के लिए बैंक ब्रोकर क्या करता है, ये पैसा बैंक से उधार पे लेता है। समझ आया बच्चों कि दोबारा बताओ इशिका? मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ एक बार फिर से बता देती हूँ मुझे। अभी फिर कौन नहीं है, इशिका ही है। इशिका यू जॉइन नाउ? यस मैम मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं लेट ज्वाइन करूंगी आज। अच्छा, I don't know about this. Okay. ओके Because I have started a new chapter, banking. ओके It's a recorded lecture, Ishika. Okay. यस मैम Okay. हाँ रिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ डिमांड क्रेडिट। रिया, सॉरी, मान लो रिया मैं एक बैंक हूँ और तुम ब्रोकर हो जो शेयर मार्केट में बैठी हुई हो, ठीक है। तुम्हारा और मेरा एक अप्रोच रहता है कि जैसे रिया मुझे कहेगी ना कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे देने पड़ेंगे तुम्हें।
तो रिया ने मुझे कहा कि मुझे ना 3 लाख रुपीज अभी चाहिए फॉर अ डे या फॉर 2 days। तो मैंने क्या किया, तुम्हें 2 लाख प्रोवाइड कर दिया बिकॉज आई नो कि रिया इज अ ब्रोकर एंड शी नीड्स मनी एनी टाइम एंड शी विल रिटर्न इट। तो मैंने तुम्हें वो पैसा प्रोवाइड कर दिया। तुमने मुझसे 2 दिन का टाइम मांगा, बट मैंने क्या कहा कि विद इन अ डे रिया तुम्हें मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज द रिकॉल। बैंक कैन रिकॉल द अमाउंट, कभी भी पैसे मांग सकती है। ये नहीं कि तुम्हारी विश पे चलेगी बैंक कि हमें 4 दिन दे दो, 5 दिन दे दो। बैंक की मर्जी है। बैंक ने तुम्हें तुम्हारा टाइम, तुम्हारे क्राइसिस से निकलने के लिए पैसे प्रोवाइड कर दिए, लेकिन वो जो रीपेबल अमाउंट है वो बैंक कभी भी मांग सकता है। कभी भी बैंक ऑन डिमांड ये आपसे मांग सकता है। तो तुम्हें 2 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम्हें 1 दिन के अंदर ही मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। ब्रोकर ले लेता है पैसा क्योंकि उसे पता है अभी उसे अर्जेंट नीड है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा। बट उस टाइम पे वो बैंक को अप्रोच करके वो पैसा ले लेता है, और इसके लिए उसको, चलो आगे डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। समझ आ गया ये डिमांड क्रेडिट क्या होता है? कि वो यस तुम्हारी मैम। मर्जी से जाएगा, बैंक की मर्जी से चलेगा कि बैंक जब चाहेगा वो पैसा वापस मंगवा सकता है। क्लियर है बेटा? यस मैम। बच्चों एनी डाउट टिल नाउ इन कैश क्रेडिट और डिमांड क्रेडिट? बस ये डिफरेंस है, कैश क्रेडिट में बैंक एक लिमिट सैंक्शन करता है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, लेकिन बैंक इसे कभी भी रिकॉल कर सकता है कि मेरा पैसा अभी वापस चाहिए मुझे, या फिर 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर पैसा वापस चाहिए। तो बैंक वो ब्रोकर से पैसा कभी भी ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या है बच्चों, ये तुम जानते हो, जैसे हमने कार लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, स्टडी लोन ले लिया, ये सारे शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो मोस्टली हाउस होल्ड सेक्टर पे है और तुम्हारा बिजनेस सेक्टर पे है। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने मीनिंग क्लियर किया है। दीज आर द शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। सब बैंक्स के अलग अलग रूल्स हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो आपको शॉर्ट टर्म अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, लाइक योर पर्सनल लोन, योर कार लोन, योर स्टडी लोन। तो ये सारे शॉर्ट टर्म लोन्स में आते हैं। आई नो you all must be aware with the term short term loans, but you have never heard about cash credit and demand credit. Clear बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये दोनों टॉपिक जरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि those who are from commerce they have to done this topic in business studies also. So cash credit जो होता है ना, आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, मतलब बैंक को इन द सेंस कि हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा। द यूजर हैज टू पे द अमाउंट। कैश क्रेडिट का यूजर कौन होता है? मोस्टली प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स। डिमांड क्रेडिट का यूजर कौन होता है? मोस्टली ब्रोकर्स। और शॉर्ट टर्म में मैंने तुम्हें बताया ये हाउस होल्ड भी आ जाते हैं, बिजनेसमैन भी ले लेते हैं ऐसे। अब कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट की बात आती है। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स को, बट ऑन एक्चुअल अमाउंट। इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन एक्चुअल अमाउंट। व्हाट डज दिस मीन? 2 लाख का सिक्योरिटी रखा, लेकिन लोन कितने का मिला? 1.5 लाख का। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं पे करेगा, जितने का लोन अमाउंट होता है उस पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो 1.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, नॉट ऑन 2 लाख। क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. अब ब्रोकर को एंटायर अमाउंट पे पैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। होल अमाउंट इज चार्जेबल फॉर इंटरेस्ट। इन द सेम वे शॉर्ट टर्म लोन्स में भी यही रहता है, होल अमाउंट इज चार्जेबल फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, पूरे के पूरे अमाउंट पे क्या देना पड़ता है? उन्हें पैसा देना पड़ता है और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस पे सिर्फ एक्चुअल अमाउंट पे, इस पे होल अमाउंट पे, इस पे भी होल अमाउंट पे। नेक्स्ट आपकी है टर्म्स। टर्म्स मींस
here there is no stated maturity, इसकी कोई maturity time period नहीं होता, तो no stated maturity, इसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है, जब मर्जी वापस कर सकते हैं, जब प्रोड्यूसर के पास पैसा आ गया विद इन अ मंथ विद इन अ डेज वो ये क्या कर सकता है, अपना लोन खत्म कर सकता है बैंक के साथ। सेम डिमांड क्रेडिट में भी नो स्टेटेड मैच्योरिटी, इट इज रिकॉल बाय द बैंक ऑन डिमांड, वो जब मर्जी पैसे मंगवा सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स दे आर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, तो जो बैंक के रूल्स होते हैं, तो हर बैंक के कुछ ना कुछ रूल्स डिफरेंट होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के जो होते हैं रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो मेच्योरिटी पीरियड होता है ना एज पर द रूल्स होता है, बैंकिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, डिपेंड करता है तुमने प्राइवेट बैंक से लिया है लोन या फिर तुमने पब्लिक बैंक से लोन लिया है, तो इट डिपेंड्स, तो उनके रूल्स तुम्हें फॉलो करना है, जो भी मेच्योरिटी पीरियड होता है तब तक चलता रहता है। क्लियर? जैसे आप मान के लो मेरा कार लोन चल रहा है, तो कार लोन जैसे मैंने 3 इयर्स का लिया, तो अकॉर्डिंगली मैं बाउंड होगी 3 इयर्स की ईएमआई के लिए, तो वो 3 इयर्स की ईएमआई मेरा सपोज यस बैंक से लोन चल रहा है, तो यस बैंक के अकॉर्डिंग जो भी उनके नॉर्म्स थे, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दैट आई हैव टू पे, वो मैंने पे किया, तो 3 मंथ्स तक मेरा लोन चलता रहेगा, 3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. So this was the primary functions of the bank. ठीक है, now let's do the secondary functions of the bank. फिर उसके बाद मैं ये टॉपिक डिक्टेट कर दूंगी आप लोगों को। अब बच्चों ये तो मेजर फंक्शंस हो गए, क्या तुम मुझे बैंक के और फंक्शंस बता सकते हो कि बैंक और क्या क्या करता है? सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द बैंक, सोचो। मेन तो तुम्हें मैंने बता दिए 2 फंक्शन की, बैंक एक्सेप्ट करता है अमाउंट को और तुम्हें क्या कहते हैं लोन देता है, और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बैंक? जल्दी बोलो, सुना है कोई बैंक का कोई और फंक्शन? मैम क्रेडिट कार्ड्स एंड एटीएम कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स, ये फ्री में तो नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करता बैंक, कि फ्री में करता है? मैम पता नहीं। बच्चे इसके लिए भी बैंक आपका नॉमिनल अमाउंट चार्ज करता है, क्योंकि बैंक जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो फ्री नहीं है, बिकॉज बैंक ऑल्सो हैव टू जनरेट देयर इनकम, सो दैट इज व्हाई दे ऑलवेज चार्ज फॉर दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज, जो भी सर्विसेज फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो चार्ज करते हैं। नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द बैंक? फर्स्ट इज योर ओवरड्राफ्ट। What is overdraft? बोलो ओवरड्राफ्ट पता है किसी को क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मैम क्रेडिट लिमिट से ऊपर पैसे लेना, क्रेडिट लिमिट से ऊपर पैसे लेना, ऊपर ठीक है? विड्रॉ करना। हाँ, तो बेसिकली दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर्स। किसे दी गई है फैसिलिटी? करंट अकाउंट होल्डर्स को। दे कैन विड्रॉ द ओवर अमाउंट, मींस एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट। Excess amount from their balance। तो कमर्शियल बैंक में जितने भी बिजनेसमैन मींस दे आर द करंट अकाउंट होल्डर्स, उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर उनके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इवन, लाइक I have current account with this with bank. Now in my account on 1st May amount was 50,000 only.
और सेकंड मई को मैंने किसी क्लाइंट की पेमेंट करनी है और मैंने एक चेक काट दिया 60,000 का। अब बैंक क्या करेगा? 10,000 के लिए मेरा चेक बाउंस नहीं करेगा, डिक्लाइन नहीं करेगा, वो इस पेमेंट को इन कैश कर देगा, मींस ऑनर कर देगा मेरी ट्रांजैक्शन को। और जो 10,000 का अमाउंट जो बैंक ने मुझे दिया है, दैट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये 10,000 के ऊपर बैंक क्या करेगा? मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है? अगर तो सेम डे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो कुछ आवर्स का इंटरेस्ट लगता है, मे बी शायद कुछ बैंक्स के अकॉर्डिंग 1 डे का, सेम डे जो है वो छोड़ भी देते हैं, वो एक रिलैक्सेशन होती है। बट अगर उससे ज्यादा टाइम लग जाता है तो इन दैट केस कुछ भी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हर बैंक का डिफरेंट रहता है, तो वो इस पे 10,000 के ऊपर मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये आवर्ली बेसिस भी हो सकता है और डेली बेसिस भी हो सकता है, मींस डेज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आवर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, कुछ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जैसे ही मेरे अकाउंट में दोबारा बैलेंस आएगा, एक ये 10,000 डिडक्ट हो जाएगा और मान लो ऊपर 100 रुपए डिडक्ट हो गया। तो ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है। क्यों? ताकि उनके जितने भी चेक्स है वो ऑनर कर दिए जाए और उन्हें किसी भी टाइप की कोई भी इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े। क्लियर है जो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बीओई। किस किसने बीओई पढ़ा है +1 में? व्हाट इज बीओई? बोलो, किसी ने नहीं पढ़ा? Bills of exchange. Discounting of BOE. BOE is what? Bills of exchange. आई थिंक जिसने बीओई पढ़ा है उन्होंने डिस्काउंटिंग वाला जो उसका केस था वो भी पढ़ा हुआ है। क्यों रिया, बलप्रीत, दर्शप्रीत, अनव्य, किया हुआ है ना तुम लोगों ने ऐसा पूरा टॉपिक डिस्काउंटिंग ऑफ बीओई यस मैम। विद बैंक? क्या करते थे रिया इसमें हम? मैम अगर ए ने बी को एक तरह से बिल एक्सचेंज किया है तो उसके अंदर उसको अगर उसी वक्त उससे अपनी पेमेंट चाहिए तो वो बैंक को बोलता है कि वो अपनी पेमेंट उससे ले ले, बैंक को बोलता है कि वो पेमेंट दे दे, बाद में फिर वो अपनी पेमेंट उससे ले लेते हैं बैंक दूसरे। अच्छा, किस किस को बीओई पता है? आई थिंक इशिका को नहीं पता होगा बिकॉज़ शी इज फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। बाकी सबको पता है बीओई क्या है? बोलो। Yes, ma'am. Anyone else? Everybody knows the topic now? अरे रिप्लाई तो किया करो। चलो ठीक है, पता है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इशिका तुम्हें पता है बेटा व्हाट इज बीओई? No, ma'am. इशिका देखो, बीओई होता है बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मान लो ए ने क्या किया, बी को ना गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, मतलब ए ने बी को उधार पे गुड्स बेच दिए। लेट अस सपोज 20,000 के गुड्स थे। बी कहता है कि इशिका आई कैन नॉट पे द कैश इमीडिएटली, आई पे यू आफ्टर 3 मंथ्स। तो इन दैट केस ए क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करेगा, एक बिल बनाएगा वो कि बी हैज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मी worth ₹20,000 on this date and he will pay the payment on this day. अब इसकी एक कॉपी बी के पास रहती है और इसकी एक कॉपी ए के पास रहती है। जो कॉपी ए के पास होती है उसे हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, बिकॉज ए को पैसा मिलना है फ्यूचर में और बी ने पैसा पे करना है, तो जो कॉपी बी के पास होगी उसे हम बिल्स पेएबल बोलते हैं। यहां तक समझ आ गया इशिका? Yes, ma'am. अब ए ना
ए को 3 मंथ्स का टाइम मिला था बी से, बट विद इन 2 मंथ्स ए को पैसों की जरूरत पड़ गई। ए क्या करता है, बैंक ने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है, ए इस बिल को बैंक के पास लेके जाएगा। बैंक इस बिल को डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट इन द सेंस कि अगर 20,000 का बिल है तो बैंक ने क्या किया, 19,500 ए को दे दिया, 500 रुपया बैंक ने एज डिस्काउंट चार्जेस अपने पास रख दिया। और जैसे मैच्योरिटी होगी 3 मंथ्स पे, बैंक रिकवर कर लेगा ये पैसा बी से, तो बैंक को पूरा का पूरा 20,000 मिल जाएगा। तो एक महीने में बैंक को लेटर सपोज 500 रुपए की इनकम हो गई। सो दिस 500 is generated by the bank by providing the facility of discounting of BOE. समझ आया बेटा? मैम सेकंड प्रोसेस रिपीट करना। जहां पे बिल डिस्काउंट करवाया, यस मैम। बी ने ए ने क्या किया, उसको पैसों की जरूरत थी, तो अभी 3 मंथ्स की मैच्योरिटी है, बी ने ए ने 2 मंथ्स में ही क्या किया, वो बैंक के पास, बैंक ने ना एक ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि जितने भी बिल्स होते हैं ना, बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल, वो बैंक डिस्काउंट कर देता है। तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो बैंक के पास गया, वो बिल लेके गया कि ऐसे ऐसे मैंने गुड्स जो है बेचे और वो मुझे इतने टाइम बाद पेमेंट करेगा। तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसे काट लेगा कि अगर मैं तुम्हें इमीडिएटली कैश प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आई विल डिडक्ट सम मनी। तो Yes. बैंक ने कुछ 500 रुपया 19,500 दे दिया। ए सेटिस्फाइड, क्योंकि उसे पता है उसे अर्जेंट नीड है पैसों की, इसलिए उसने उसको डिस्काउंट करवा दिया। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड किसने की, बैंक। बैंक सेम 20,000 जैसी डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी बी से रिकवर कर लेगा। बैंक की इनकम होगी ना 500 रुपए की, Okay. तो ये फैसिलिटी Yes, भी ma'am. बैंक की हुई है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस मैम। मैम मतलब कि जब ए बैंक के पास जा रहे हैं तो बी को आगे मतलब लोन देने फिर बैंक के पास ही जाना पड़ेगा ना, मतलब बिल पे करने के लिए। बी को ये बिल क्लियर करना है तो वो बैंक के पास ही करना पड़ेगा। ओके मैम, जब बिल क्लियर हो जाएगा तो वो जो 500 जो रिमेनिंग है वो बैंक ए को दे देगा ना फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि यही नहीं तो देगा। बैंक की ओके। नहीं, बैंक ने वो सर्विस प्रोवाइड है ना कि भाई हम Yes. तुम्हें पैसे दे रहे हैं तुम्हारी जरूरत पे, तो इसके लिए हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। इसलिए Yes. बैंक Yes. वो 500 बैंक की इनकम है, तभी तो बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की है कि आई विल रिकवर द अमाउंट Yes, ऑन योर, बट यू हैव टू पे मी समथिंग, राइट? Yes मैम। Okay. Now the third point is investment of funds. हर कोई अपना सेव्ड अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है ताकि उसको कुछ ना कुछ अर्निंग्स हो। इन द सेम वे बैंक भी क्या करता है, कमर्शियल बैंक जो उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं उसे इन्वेस्ट करता है। अब वो इन्वेस्ट 3 फॉर्म में करता है। एक करता है इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सेकेंड इज अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, and the last is other securities. Right? So these are the 3 investment opportunities for the investments to the bank: government security, other approved security and other security. Government क्या करती है, सॉरी बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हो गई, जैसे तुमने सुना होगा अगर ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के टी बिल्स बोलते हैं। ये डिटेल टॉपिक करोगे, अभी ये मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शन जो है ये डिलीटेड है कोर्स से, बट मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस टॉपिक का कि है क्या ये तुम लोग करोगे बिजनेस स्टडीज में।
ट्रेजरी बिल्स वैसे गवर्नमेंट जो ऐसे इशू करती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो बैंक भी क्या करता है, इसमें इन्वेस्ट करता है। तुमने एनएससी सुना हुआ है बच्चों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है। यहाँ पे भी बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि वो रिटर्न्स अच्छे मिल सके, मतलब अपनी इनकम जनरेट करती है। अच्छा, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या है? मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये सेंट्रल और स्टेट के अंदर आती है। दोनों के अंदर आती है ये। और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये वो सिक्योरिटीज है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। So these are the securities under the provision of Banking Regulation Act 1949। मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जितनी भी सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड है वो सारी अदर अप्रूव सिक्योरिटीज में कंसिडर की जाती हैं, और यहाँ पे भी बैंक अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। Who is not present in the class right now? Balpreet. Clear है बच्चों? What are government securities? These securities are under central and state government. यहाँ पे T-bills हैं, आपके NSCs हैं, जहाँ पे बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि उसको भी कुछ ना कुछ रिटर्न्स आ पाए। जैसे मान लो मैंने T-bills में पैसा लगाया 10,000 और मुझे पता है अगर T-bills का 24 डे का टाइम पीरियड है तो 24 डेज बाद मुझे अमाउंट मिल जाएगा 11,000। तो 1,000 रुपीज क्या हो गए, वो मेरी इनकम हो गई, मेरा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसी तरह से अदर अप्रूव सिक्योरिटीज होती हैं। और अदर सिक्योरिटीज में क्या है, जितनी प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं। अदर सिक्योरिटीज में क्या है, ऑल द प्राइवेट सिक्योरिटीज। So this was the another function of bank. Clear है third function बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Next is agency function. ये सारे तुम्हारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं, क्योंकि मेन प्राइमरी फंक्शंस दो ही हैं, एक्सेप्टेंस एंड एडवांसमेंट। एजेंसी फंक्शन क्या है? बैंक एज एन एजेंट डील करता है। बैंक एक्ट्स लाइक एन एजेंट। अब ये एजेंट में क्या करता है, सिक्योरिटीज बेचता है, खरीदता है। बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे सिक्योरिटीज को बेचना, खरीदना, या फिर तुम्हें यहाँ पे कुछ रिजर्व्स को एज अ कस्टडी सेव करके रखते हैं। सो कस्टडी ऑफ रिजर्व, डिविडेंड को कलेक्ट करना, डिविडेंड कलेक्शन, टैक्सेस को कलेक्ट करना, कुछ फीस को कलेक्ट करना, ये सारे मतलब जो हम लोग जो भी चीजें पेमेंट्स या फिर रिसीव्स हम लोग बैंक के थ्रू करते हैं ना, वो सारे इसमें एजेंसी फंक्शन में आ जाते हैं। क्लियर है बच्चों? फंड्स को ट्रांसफर करना, इधर से उधर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, चाहे वो तुम आरटीजीएस से करो या फिर तुम एनईएफटी करो या तुम आईएमपीएस करो, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक फंड को ट्रांसफर भी करता है। तो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन तो वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, बट वैसे अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए है कि एजेंसी फंक्शन में बैंक ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। राइट? क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, ma'am. लास्ट एंड मिसलेनियस फंक्शन, बचे कुचे सब इसमें आ जाते हैं। मिसलेनियस फंक्शन है जैसे बैंक ने हमें लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है,
एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया हुआ है, नेट बैंकिंग प्रोवाइड की हुई है, ट्रैवलर्स चेक प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे कुछ वैल्यूएबल्स हैं जिसे हम लॉकर में स्टोर कर लेते हैं, तो वैल्यूएबल्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, सेफ्टी प्रोवाइड की हुई है। क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सारे फंक्शंस किसने परफॉर्म किया हुआ है? बैंक ने। तो ये सब मिसलेनियस फंक्शन काम करते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. In the next class we'll do how bank creates their own credit. ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक लंबा है, it will take time. तो हम लोग क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी मैं तुम लोगों को जितना टॉपिक हुआ है उसके नोट्स डिक्टेट कर देती हूँ, so that you can read it at home. So bring your notebooks and your pen. हाँ इशिका बोलो. मैम आज हमने क्या क्या किया, सिर्फ वही बताना. वो बैंकिंग में बेटा कमर्शियल बैंक मतलब बैंक होता कौन है, कमर्शियल बैंक कौन है और उसके फंक्शंस की हैं सारे. ओके मैम, वैसे ये जो फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के ये आने हैं? हाँ, सेकेंडरी फंक्शन नहीं आ रहे लास्ट 2 ईयर से, वो डिलीट किए गए हैं, बट प्राइमरी फंक्शंस आते हैं. किस टाइप के उसके अकाउंट्स में डिपॉजिट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं या फिर लोन एडवांस करते हैं, वो फॉर्म्स आती हैं. यस ठीक है, एक बार Yes, इशिका प्लीज, हाँ प्लीज एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखना, यस अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. चलो बच्चों फिर टॉपिक लिखो जल्दी से. फर्स्ट लिखो कमर्शियल बैंक. मैम एक्सक्यूज मी ऑल आर रेडी? हाँ शिका बोलो. मैम, मैंने ऑलरेडी सारे नोट्स बना रखे थे 11th में, रजिस्टर पड़ा है, मैं फिर से लिखूं क्या? 11th में तुम्हें बैंकिंग चैप्टर आया था? हाँ था, हमें बैंकिंग चैप्टर, और वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क में भी मेरा यही चैप्टर था, तो मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं डिटेल चैप्टर कोई में. बात नहीं अक्षिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हें अगर लगेगा कि कुछ ऐसा टॉपिक जो तुमने नहीं लिखा हुआ, दैट यू कैन राइट, एल्स लीव इट. ओके मैम. दिव्या आर यू फाइन नाउ? ओके लेट्स राइट इट. फर्स्ट लिखो कमर्शियल बैंक. ओके गुड बेटा, टेक केयर. लिखो अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. A commercial bank is a financial institution which performs the function of first लिखो accepting deposits from the public. Accepting deposits from the public. Second लिखो लिख लिया बच्चों फर्स्ट पॉइंट? Yes. Okay, second point लिखो advancing loan to the public with the aim of making profit. Advancing loan to the public with the aim of making profits. बच्चों ये पॉइंट तो याद रहेगा कि लोन पे हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाता है और डिपॉजिट पे कम पे किया जाता है, तो डिफरेंस जो होता है प्रॉफिट होता है कि लिखवाने की जरूरत है? बोलो लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं कि याद रहेगा? याद है. ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. 2 पार्ट्स में डिवाइड करो उसे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक 2 पार्ट्स में डिवाइड करो एज अ फ्लो चार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी.
फर्स्ट लिखो प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में लिखो अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अ कमर्शियल बैंक accepts deposit from the public in the following different type of accounts. In the following different type of accounts. अब ये जो 3 अकाउंट्स लिखवाए थे ना तुम्हें, करंट, सेविंग एंड फिक्स, इसे एक काम करो टैबुलर फॉर्म में लिख लो। मेक अ टेबल, make 4 columns, bifurcate the table in 4 columns. First is basis, then current account deposit, then saving, and then fixed. मैम रिपीट करना। बच्चे एक टेबल बनाओ और उस टेबल में 4 बाइफिकेशंस दो, बेसिस की, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। बना लिया बच्चों? यस मैम। फर्स्ट लिखो मीनिंग। करंट अकाउंट में लिखो दीज आर पेबल ऑन डिमांड, payable on demand and withdrawn by check without any restriction. These are payable on demand and withdrawn by check without any restrictions. लिख लिया बच्चों फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. सेकेंड सेविंग में लिखो these are payable on demand these are payable on demand and withdrawal by check but there are some restrictions on number of checks issued. But there are some restrictions on number of checks issued. Written बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Fixed में लिखो these are for a fixed term. These deposits are for a fixed term. सेकेंड पॉइंट लिखो इंटरेस्ट, बेसिस में लिखना इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में लिखो नो इंटरेस्ट इज गिवन, नो इंटरेस्ट इज गिवन। सेविंग में लिखो इंटरेस्ट इज गिवन लेसर देन एफडी, interest is given lesser than FD. और फिक्स में लिखो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट लिखो बेटा restrictions on withdrawal, restrictions on withdrawal।
लिख लिया बच्चों? रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल फर्स्ट में लिखो नो रिस्ट्रिक्शन, सेकंड में लिखो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन, फिक्स में लिखो पेड ऑन मैच्योरिटी, लिखो पेड ऑन मैच्योरिटी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल, लिख लिया? ये लास्ट लिखो यूजर्स, उसके यूजर्स लिखो बिजनेसमैन, सेविंग में लिखो हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स, और फिक्स में भी हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। डन बच्चों? Yes, ma'am. I'll see to it. Maybe notes given ही हो बच्चों, पढ़े ही होंगे notes ना शायद। ठीक है, so many students left the class. Okay, next लिखो advancing loans. अगर notes पढ़े होंगे तो तुम लोगों का काम और easy हो जाएगा. No need to write anything. Advancing loan. देखो bank advances loan in the following types. Bank advances loan in the following types. इसको भी सेम टैबुलर फॉर्म में लिखना, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन, और बेसिस का एक पॉइंट बना लेना। बेसिस, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा, बेसिस, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी डिफरेंस पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बाय बेटा, थैंक यू मैम। बाय बच्चे।